शिक्षा। सॉरी जी, हम कह रहे थे कि हमने बुक खरीद ली ग्रेट, पढ़ने दैट्स के गुड। लिए। हाँ हाँ, कौन सी खरीदी? जी, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में बताई थी, अच्छा अच्छा, ऑनलाइन शिक्षा। ओके, राइट। स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, यस। ओके ओके, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्वरों की उत्पत्ति, मुख से वर्णों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, ये हमने देखा था। और उसके बाद हमने उसका विशिष्ट छंद कौन सा होता है, प्रातः काल, मध्याह्न और सायंकाल। तो उसके विशिष्ट स्वर होते हैं, देखिए, मंद्र स्वर, मध्यम स्वर और तार स्वर। स्वर यानी पिच। तो सुबह कौन सा पिच होना चाहिए और कौन सा छंद होना चाहिए, ये सब हमने देख लिया था। और किस प्रकार से हमारे मुख से वर्णों की उत्पत्ति होती है, ये भी हमने देखा था। उसके बाद में हमने वर्णों का विभाजन देखा था, अथवा वर्णों का वर्णों के कौन से विभाजन होते हैं। 10वें श्लोक में देखिए, स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्न अनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन् निबोधत। तो सबसे पहले हम स्वरतः भेद देखने वाले हैं, यानी स्वर का भेद। अब यहाँ पे स्वर जो है वो एक भिन्न संकल्पना है, एक विशिष्ट संकल्पना है संस्कृत की। उसको इंग्लिश में एक्सेंट कहा जाता है। जैसे इंग्लिश की एक्सेंट्स होती है, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, तो यू कैन इक्वेट इट विथ दैट, ओके, रफली। तो प्रत्येक वर्ण नहीं, स्वरतः जो विभाग होते हैं वो वॉवेल्स से संबंधित होते हैं। तो जो वॉवेल है वो आप किस एक्सेंट में उच्चार करते हैं, तो वो स्वर होता है। और उसका उच्चार आपको स्पष्ट समझ में आ जाए, ऐसे भी स्पष्ट समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अनलेस यू लिसन टू इट वेरी केयरफुली। स्वरों का जो विभाग है, जो हम अभी अगले श्लोक करने वाले हैं, ये देखिए, 11वें श्लोक देखिए। 11वें श्लोक में पहले लाइन में उन्होंने स्वर के भेद बताए हैं, स्वर यानी एक्सेंट। अब स्वर जो है उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। ऐसे बहुत से शब्द है जिसके अलग अलग अर्थ होते हैं और उस कंटेक्स्ट के अनुसार हमें वो अर्थ लेने चाहिए। तो पहला है स्वर, स्वर यानी एक्सेंट। यहाँ पे स्वर का अर्थ होता है एक्सेंट। तो इसमें 3 स्वर बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्तः च, अनुदात्तः च, स्वरितः च स्वराः त्रयः। तो यहाँ पे 3 स्वर उन्होंने बताए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। अब ये जो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित है, उनका मुख्यतः सिर्फ वेदों में उपयोग होता है, व्याकरण में भी कुछ उपयोग होता है, पर लौकिक संस्कृत में मात्र उनका कोई उपयोग नहीं है। वी डोंट यूज उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। मतलब
देखिए, अब मैं जो उच्चार कर रही हूँ या फिर आप जो भाषा बोलते हैं उसमें आप क्या तो उदात्त स्वरित अनुदात्तों का प्रयोग कर रहे होते हैं, बट आपको समझ में नहीं आता, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज थ्री टाइप्स। जो वैदिक उच्चार करते हैं, जो वेदों के ऋचाओं का उच्चार करते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। So they are able to control or they are able to modulate their voice to उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। Okay, so let's see कि इसमें क्या होता है। Okay, उदात्त का इंग्लिश ट्रांसलेशन जनरली किया जाता है उदात्त जो है उसका जनरली ट्रांसलेशन किया जाता है रेस्ड। उदात्त यानी हाई, इंग्लिश में कहा जाता है रेस्ड। जो अनुदात्त होता है उसको है अनुदात्त यानी नॉट उदात्त, यानी नॉट रेस्ड, RAISED। और स्वरित जो होता है उसे कहते हैं साउंडेड। साउंडेड यानी मीडियम, हाई, लो एंड मीडियम, ऐसा भी आप कह सकते हैं। उदात्त स्वर जो है वो कैसे दिखाया जाता है, तो जो हम नॉर्मल उच्चार करते हैं वैसे ही आ, ई, रू इत्यादि। कि अगर आप प कहेंगे क कहेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें हलंत नहीं है। देखिए प और क मैंने जो उदाहरण दिए है दे आर नॉट हलंत, उसमें हलंत प अधिक अ है, हलंत क अधिक अ है। तो इसमें एक वॉवेल उपस्थित है, तो उस वॉवेल के कारण हम उनको कह सकते हैं कि उदात्त है। अब जो अनुदात्त स्वर है, अनुदात्त वॉवेल्स है, वो आप कैसे दिखाएंगे, तो जो वॉवेल है उसके नीचे आपको एक छोटा सा अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना है, अ के नीचे अंडरलाइन, आ हो तो उसके नीचे अंडरलाइन, ई है तो उसके नीचे अंडरलाइन। तो इस प्रकार से आपको अंडरलाइन करना है, प और क। सॉरी, गलती से हलंत लिख दिया, अंडरलाइन करनी है। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और जैसे मैंने एक बार कहा था कि जो क्रियापद होते हैं, उदाहरणार्थ पठति, तो क्रियापद में जो सारे वॉवेल्स होते हैं वो सारे के सारे अनुदात्त होते हैं। तो आप प्रत्येक वॉवेल के नीचे आपको इस प्रकार से अंडरलाइन करना है। पठति, तो मैंने पठति लिखा है और प्रत्येक वॉवेल के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। ओके, ये जो स्वर है वो सिर्फ वॉवेल्स को होने के कारण आप सिर्फ वॉवेल्स के नीचे वो साइन दिखा सकते हैं। अगर सिर्फ व्यंजन हो तो आप वो साइन नहीं दिखा सकते। उदाहरणार्थ दूसरा क्रियापद लेते हैं, एक भूतकाल का क्रियापद लेते हैं अगच्छत। तो अगच्छत में कितने वॉवेल्स है, अ, ग में से अकार है, छ का अकार है और हलंतत है। तो हलंतत के नीचे हम वो अनुदात्त का अंडरलाइन साइन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे कोई वॉवेल उपस्थित नहीं है। तो ये जो साइंस दी गई है वो सिर्फ जहां पे वॉवेल्स उपस्थित है वहीं पे आपको देनी है। तीसरा है स्वरित। स्वरित कैसे दिखाएंगे आप, तो जो आप वॉवेल लिखेंगे उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करनी है। प के ऊपर वर्टिकल लाइन, आ के ऊपर वर्टिकल लाइन, उसी के अनुसार आप अन्य वॉवेल्स लिख सकते हैं। प के ऊपर वर्टिकल लाइन, क के ऊपर वर्टिकल लाइन। ओके, तो इस प्रकार से ये तीन एक्सेंट्स है, तीन स्वर है। तो जब मैं स्वर ये शब्द उच्चारती हूँ आपको कंटेक्स्ट के अनुसार समझना चाहिए कि क्या मैं बोल रही हूँ। इसलिए मैं स्वर और व्यंजन, तो इसमें स्वर का अर्थ होता है वॉवेल्स। तो इसलिए हम संस्कृत व्याकरण में वॉवेल्स के लिए या तो मैं इंग्लिश शब्द ही डायरेक्टली यूज करती या फिर हम अच कहेंगे, अच और हल। ओके, तो ये तीन स्वर है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। जब इनका उच्चार कैसे किया जाता है तो मैं एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ। देखिए ना, मुझे इसमें ट्रेनिंग है, तो जो सिर्फ वैदिक पठन करते हैं उनको ट्रेनिंग है, बट फिर भी वी कैन ट्राई।
ओके, उदात्त जो है, देखिए इसके लिए ना आपको उच्चारण स्थान पता होने चाहिए। उदाहरणार्थ क ख ग घ ङ अथवा च छ ज झ य, इनके विशिष्ट उच्चारण स्थान होते हैं। उच्चारण स्थान यानी मुख के अंदर के विशिष्ट भाग, कंठ होता है, होठ होते हैं, तालु होता है, तो ये उच्चारण स्थान है। अब इस उच्चारण स्थान का उपयोग करके आप किस प्रकार उपयोग करते हैं? तो उदात्त यानी उस उच्चारण स्थान का सबसे ऊपर का पॉइंट, अनुदात्त यानी उस उच्चारण स्थान का सबसे नीचे का पॉइंट, और स्वरित यानी मीडियम, नॉट हाई नॉट लो, बस मीडियम, तो दैट इज स्वरित। तो इनका पिच से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग इनको पिच कहते हैं। सी बिकॉज सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर, वी आर ट्राइंग टू इक्वेट द संस्कृत टर्म्स विद इंग्लिश टर्म्स। तो हर बार वो पॉसिबल होता है ऐसा नहीं। So some people translate as pitch, but it is not pitch. Because अगर आप pitch कहेंगे तो उदात्त would be high pitch, अनुदात्त would be low pitch, and स्वरित would be medium pitch, but that is not the case. आप हाई पिच में भी अनुदात्त स्वर का उच्चार कर सकते हैं, आप लो पिच में भी उदात्त स्वर का उच्चार कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे? मैडम प्रोनाउंसिएशन इसका तीनों का कुछ एग्जाम्पल आप बताएं तो अच्छा होगा। मैं अभी ट्राई करती हूँ, बट सी बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन्ड, और फिर से दिस इज और मेरी आवाज अच्छी तरह से आपकी वहां आएंगी, लाइक वो जो उतने डिफरेंसेस है दैट आई डोंट नो। सो आई विल ट्राई टू सी वैदिक पठन, अगर उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो मैं आपको भेज दूंगी। सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंस। ओके, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिफरेंस समझ में न आए सुन के। ओके, बिकॉज देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर प्रोनाउंसिंग इट इन वन पिच and the same varna. Okay, so I will send it to you, just see if you can identify it or you are able to recognize it. उसी के साथ साथ जो भी सूक्त होगा, उदाहरण अग्नि सूक्त, I will try to take अग्नि सूक्त। तो उसमें उन्होंने स्वर के ये दिए हैं, मार्किंग्स दिए हैं। So you see those markings and if you listen to that recitation, you might be able to differentiate. Okay? ठीक, ऑल राइट। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ जी, ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा स्वर उदात्त रहेगा, कौन सा स्वर कौन सा? ओके, डिसाइड कैसे होता है इसका कोई लॉजिक नहीं है। जो शब्द भाषा में उपस्थित है, भाषा यानी अब हम यहाँ पे सिर्फ वैदिक भाषा की बात करेंगे। तो जो वैदिक अथवा जो वेदों में शब्द है, तो वो शब्द प्री डिसाइडेड है। तो उसमें से स्वर ऑलरेडी दिए गए हैं। उदाहरणार्थ पठ धातु है, पठ धातु में ये अनुदात्त है, अ जो है वो अनुदात्त है, फिर अ जो है और ती जो है, इनको हम जोड़ देते हैं। ओके, तो देखिए स्वर कैसे डिटरमिन होते हैं, इसके दो ये हो सकते हैं। एक तो वो शब्द जैसा है वैसे ही रहता है विदाउट एनी लॉजिक। दूसरी बात ये, जब आप संधि करते हैं, जब आप धातु से प्रत्यय एक साथ लाते हैं अथवा किसी शब्द से प्रत्यय को जोड़ते हैं, तब आप संधि करते हैं। तो वो संधि के कारण भी स्वरों में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो वो उसके विशिष्ट नियम होते हैं। सो दो तरीके, संधि या फिर वैदिक परंपरा। या वैदिक परंपरा में भी संधियां होती है, तो वहां पे हमें इसके रूल्स अप्लाई करने होते हैं। जी, ओके। देखिए अब यहाँ पे पट, हाँ लौकिक जो है, लौकिक संस्कृत, तो इसमें ये उदात्त अनुदात्त और स्वरित नहीं आते क्या? नहीं, लौकिक संस्कृत में वो भेद नहीं होते हैं। अब मैं अभी जो उच्चार कर रही हूँ वो आई थिंक उदात्त में उच्चार कर रही हूँ, उदात्त या फिर स्वरित।
अनुदात्त है तो वो थोड़े से, देखिए आई थिंक अभी मैं अनुदात्त में उच्चार कर रही हूँ, तो थोड़ा सा जो जो इसका उच्चार करने के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द मूवमेंट्स गोइंग ऑन इन योर माउथ, ओके, तभी आप इसका सही उच्चार कर सकते हैं। नॉर्मल भाषा में उदात्त का उच्चार करते हैं हम सब, उदात्त या फिर स्वरित। अनुदात्त का थोड़ा सा कम उपयोग होता है, बट उसके लिए भी we need to have the training. We have to observe every movement in our mouth, how the positioning of the organs in the mouth are there while pronouncing the specific vowels. Okay, so this is मैडम very hard. हाँ, ये यजुर्वेद का एक मंत्र का मेरे पास बुक है, तो उसमें ये ऐसे लिखा हुआ है, अनुदात्त के नीचे वो अंडरलाइन, और वो हमेशा वैसे होता है बिकॉज दे हैव टू प्रिजर्व दोस उदात्त, अनुदात्त एंड स्वरितत्व ऑफ द वॉवेल्स, दे हैव टू प्रिजर्व दैट, इसीलिए वो साइंस इन्वेंट किए हैं। ओके, जब लिपि नहीं था तब, जब वेद वगैरह लिपि में लिखे नहीं गए थे, जब सिर्फ मौखिक परंपरा थी, तब इन साइंस की आवश्यकता नहीं थी, तब सिर्फ उच्चार से ही गुरु शिष्य को फॉरवर्ड कर देते थे, उच्चार उनको ट्रेनिंग देते थे। बट अभी वी हैव द डिवाइस टू राइट टू प्रिंट, तो वी मेंटेन दोस स्वरस यूजिंग दीज साइंस। ओके मॅम, एक क्वेश्चन आहे मॅडम, इथे तुम्ही क्रियापद घेऊन क्रियापदांचे अनुदात्त असं दाखवलंय, पठती, अगच्छ, क्रियापदांना अनुदात्त स्वरांचाच वापर होतो का, असं काही नियम आहे? हो, क्रिया कुठलंही क्रियापद असेल तर ते क्रियापदामधले सगळे जे वॉवेल्स आहेत ते सगळे अनुदात्तच असणार। हा नियम का आला? कारण एक जनरल नियम आहे या स्वरांच्या बाबतीत, कि एक जनरल नियम है कि कोई भी शब्द हो, हाँ, तो उसमें एक स्वर उदात्त रहेगा और बाकी अनुदात्त रहेंगे, ऐसा एक नियम है। हाँ, एक स्वर उदात्त रहेगा और अन्य स्वर अनुदात्त रहेंगे, एक ऐसा जनरल नियम है। तो इस नियम एक्सेप्शन के स्वरूप में ये नियम है कि जो क्रियापद के वॉवल्स होते हैं वो सारे अनुदात्त होने चाहिए, एक भी उदात्त नहीं चलेगा। ओके, तो इसी के कारण सारे के सारे जो वॉवल्स है वो क्रियापद में अनुदात्त ही होते हैं। आप वैदिक मंत्र देखिए अगर आपके पास है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए। ओके, 1 सेकंड, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी देखती हूँ कि इफ आई हैव दैट विथ मी राइट नाउ। 1 सेकंड। Any other questions by that time? मैम, बस वही क्वेश्चन था जो आई थिंक आपने थोड़ा सा बोल ही दिया। बेसिकली जैसे मतलब आपने बोला कंटेक्स्ट चेंज कर देते हैं, राइट? सॉरी, मतलब ये कंटेक्स्ट चेंज कर देते हैं ना, मतलब अगर उदात्त यूज करें, अनुदात्त यूज कर रहे हैं, स्वरित यूज कर रहे हैं, ये देखिए उसके नियम होते हैं। तो देखिए जो धातु होते हैं, शब्दों के जो मूल रूप होते हैं, हाँ, उनके प्री डिसाइडेड होते हैं। उदाहरणार्थ पठ धातु जो है उसका प जो है वो अनुदात्त है, या फिर प्र उपसर्ग जो है वो स्वरित है, तो वो प्री डिसाइडेड होते हैं। और जब आप इन प्री डिसाइडेड शब्दों को, प्री डिसाइडेड शब्दों से अथवा जो रूट्स है उनसे कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, हाँ, तो मात्र संधि नियम अप्लाई होके, 1 सेकंड, हाँ, तो उन संधि के इसके अनुसार वो स्वरों में भी बदल आ जाते हैं, उसके अलग नियम है। वो भाग इसमें नहीं आता है, वो व्याकरण में आता है भाग। ओके, ओके मैम। मैडम, आपने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप किया है? नहीं, 1 सेक करती हूँ स्टार्ट। या हाँ, अब ये देखिए, ये मैंने अग्नि सूक्त ओपन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि सारे एक्सेंट मार्किंग्स दिए गए हैं। अग्निम ईळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। ओके, तो इसके अनुसार जैसे मार्किंग्स दिए उसी के अनुसार पढ़नी चाहिए। अगर मैं पढ़ूंगी या फिर आपको पढ़ने को कहूंगी तो हम नॉर्मल लाइक सारे जो वॉवेल्स है वो हम उदात्त का उच्चार करेंगे। बट अगर कोई हमें ट्रेनिंग दे तो अग्निमीळे पुरोहितम, तो थोड़ा सा वो एक्सेंट मार्किंग्स के अनुसार वी हैव टू मॉडिफाई और प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे देखिए अग्निमीळे, हम यहाँ पे संधि के अनुसार मार्किंग्स कैसे चेंज होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब अग्निमीळे में ओके, ये देखिए अग्निमीळे में कैसा था, अग्निमीळे ये एक संधि हुई है। अग्निम ईळे अनुदात्त था, ई जो है वो स्वरित था, दीर्घ इकार वाला ई स्वरित है। अब मैंने आपसे कहा था कि जो क्रियापद होते हैं वो सारे के सारे अनुदात्त होते हैं, और यहाँ पे ईळे में कोई भी अनुदात्त नहीं दिख रहा है। एक तो ई जो है वो स्वरित है और ये जो है वो उदात्त दिख रहा है, राइट। तो ये कैसे हुआ, तो इसका नियम है। देखिए अब यहाँ पे ये जो आपके सामने सूक्त है या फिर जो भी वैदिक मंत्र है उनका बाइफर्केशन किया जाता है, उनका डिवीजन किया जाता है, उनके शब्दों का विभाजन किया जाता है, प्रत्येक शब्द अलग अलग किया जाता है, उसको हम पदपाठ कहते हैं। तो जो वैदिक मंत्र होते हैं वो संधि के साथ दिए गए होते हैं, और उन संधि के कारण वो जो एक्सेंट मार्किंग्स है, वो जो स्वर है उदात्त अनुदात्त स्वरित, वो उनका एक विशिष्ट रूप दिया गया होता है। पर जब आप उन शब्दों को अलग करते हैं, जब आप संधियों का विग्रह करते हैं, तब आपको उन स्वरों के जो नियम है उनको फॉलो करके स्वरों में आपको बदलाव लाना होता है। उसके नियम है, आपको ये डिवीजन करने के लिए, प्रत्येक शब्द अलग करने के लिए वो नियम आपको जानने होते हैं। ओके, तो मुझे उसके कुछ नियम पता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए अग्निमीळे में बेसिकली हुआ ऐसा है कि दो शब्द मिलके एक शब्द बना है। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है नीचे, हाँ, तो अग्निमीळे दो शब्द मिलके बना है, अग्निम और ईळे। तो ईळे जो है वो क्रियापद होने के कारण सारे वॉवेल्स उसके अनुदात्त है। अग्निम में जैसा मैंने कुछ देर पहले कहा था कि एक वॉवेल छोड़ के बाकी सारे वॉवेल्स जो है वो अनुदात्त होते हैं। तो अग्नि में अ जो है वो अनुदात्त है और ग्नि जो है वो उदात्त है। अग्नि शब्द में इकार उदात्त है और इकार छोड़ के जो अन्य वॉवेल्स है, अन्य वॉवेल्स तो एक ही। अग्नि का अकार, अकार जो है वो अनुदात्त है, इकार जो है वो उदात्त है। ऐसी स्थिति है। तो इस अग्निम शब्द से हमें ये शब्द को जोड़ना है। तो जोड़ते समय हम संधि के नियमों को फॉलो करेंगे। तो संधि के नियम दो बेस पे होते हैं, दो बेसिस पे होते हैं। पहला तो वर्णों का बेसिस, तो मकार से हमें इकार जोड़ना है, ये एक लेवल हुआ। दूसरा लेवल स्वरों का लेवल। अब देखिए, जब तक अग्नि और ईळे शब्द भिन्न भिन्न थे, उसके अनुसार उनके इंडिपेंडेंट नियम के अनुसार हमने उनको स्वर के मार्किंग्स दिए थे। पर जब हम उनको एकत्रित करने वाले हैं तो क्या होगा, देखिए अग्निमीळे ये तो मैंने एकत्रित कर दिया, पर स्वर मार्किंग्स का क्या हुआ वो देखते हैं। अग्नि का जो अनुदात्त अकार है वो जैसा है वैसे ही रहा। अब ई जो है वो उदात्त है। अब एक ऐसा नियम आता है कि उदात्त के बाद आप चाहे तो लिख सकते हैं, न चाहे तो नहीं भी लिख सकते, बिकॉज दिस इज नॉट द टॉपिक वी आर स्टडिंग एंड दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू उदात्त अनुदात्त एंड स्वरित। तो एक ऐसा नियम आता है कि उदात्त के बाद जब अनुदात्त आता है ना, तो अनुदात्त स्वरित बन जाता है। ओके, तो ग्नि के इकार के बाद
ई का दीर्घ इकार जो अनुदात्त आया उसके कारण वो स्वरित बन गया। सी, बिकॉज वी डिड दिस संधि, ई का जो सारे अनुदात्त वॉवल्स थे उसमें बदल आ गया। दीर्घ इकार जो स्वरित था वो दीर्घ इकार जो अनुदात्त था वो संधि होने के कारण स्वरित बन गया, क्योंकि उसके पीछे एक उदात्त स्वर आया है। ओके, और ये स्वरित होने के कारण अब यहाँ पे भी एक विशिष्ट नियम है कि स्वरित के बाद के जो आने वाले अनुदात्त स्वर होते हैं ना, तो वो अनुदात्त स्वर प्रचय बन जाते हैं। प्रचय, प्रचय इज नथिंग बट अनदर वर्ड फॉर अनुदात्त। इसमें हम अभी नहीं जाएंगे प्रचय क्या है एंड ऑल, बट इतना जान लीजिए कि स्वरित के बाद आने वाला जो अनुदात्त होता है वो प्रचय बन जाता है। और ये जो प्रचय है उसको प्रचय क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुदात्त में जो अंडरलाइन दिया गया है उस अंडरलाइन को हटाया जाता है। ओके, उस अंडरलाइन को हटाया जाता है। इसीलिए अग्निमेय के जो दीर्घ इकार जो कि स्वरित है, तो इस स्वरित दीर्घ इकार के बाद अनुदात्त एकार आया है, उसके कारण उसके नीचे की साइन चली गई और वो प्रचय बन गया। ओके, तो अग्निम इळे, व्हेन वी राइट दीज टू वर्ड्स सेपरेटली, उनके स्वर मार्किंग्स अलग होते हैं। जब हम इनको एकत्रित करते हैं उनके मार्किंग्स अलग होते हैं। तो ये जो मैंने अभी नियम बताए कि उदात्त के बाद अनुदात्त आएगा तो अनुदात्त का स्वरित बन जाता है, या फिर स्वरित के बाद अनुदात्त आएगा तो अनुदात्त का प्रचय बन जाता है। ऐसे बहुत सारे नियम है, और इसी नियम के आधार पर आप संधि कर सकते हैं, संधियों का विग्रह कर सकते हैं। समझ में आया? यस मैम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड विषय है बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू दीज कंसेप्ट्स। नॉर्मल संस्कृत में इनका कोई भी उपयोग नहीं है। जो पाणिनीय व्याकरण है उसमें थोड़ा सा इनको उपयोग दिया है, इनको एक्सप्लेन भी किया। देखिए, पाणिनीय व्याकरण में ये जो एक्सेंट मार्किंग जो स्वर है उनके संधि के नियम दिए गए हैं, उसको वैदिक प्रकरण कहते हैं। पाणिनीय व्याकरण भी पाणिनीय शिक्षा की तरह लौकिक और वैदिक संस्कृत दोनों के लिए है, तो उसमें भी उसके नियम दिए गए हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन लुक इट अप इन अ बुक लाइक सिद्धांत कौमुदी। तो उसमें एक वैदिक प्रक्रिया करके सेपरेट सेक्शन होता है, सेपरेट टॉपिक होता है, उसके अंदर ये सारे नियम उन्होंने दिए गए हैं। ओके, और कुछ कहने वाली थी मैम, वो बुक का नाम कैसे बताएंगे? सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी हिंदी ट्रांसलेशंस आप देख सकते हैं। Okay, I was just about to say something. Okay. राधिका मैडम, गिरीश बजाज बोल रहा हूँ। आप रिकॉर्डिंग शेयर करोगे ना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर तो रही हूँ, बट देखते हैं। रिकॉर्डिंग तो भेजने वाली हूँ मैं, बट स्क्रीन भी डिस्प्ले कर या ओनली ऑडियो रिकॉर्डिंग। नो नो, नॉट वीडियो रिकॉर्डिंग। लेट्स सी इफ आई कैन शेयर दिस आल्सो। ओके, ये शेयर करेंगे तो क्या है उसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें आपने पीपीटी वगैरह बनाया ना, नोट्स भी बनाए, इसी वजह से। तो अगर आप मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग और इसका भेज देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल मैडम। सी, आई एम नॉट डूइंग अ वीडियो रिकॉर्डिंग, जस्ट डूइंग द ऑडियो रिकॉर्डिंग। और ये जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसके मैं नोट्स या फिर यही मैं लिख के आपको इसको फोटोज भेज दूँ। पावर पॉइंट या नोट करके भिजवा दीजिए प्लीज मैडम, बिकॉज़ आई कुड नॉट जॉइन इट, बट नेक्स्ट टाइम आई विल बी एबल टू मेक इट। ऑलराइट, थैंक यू मैडम। नो प्रॉब्लम। ओके, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित कहाँ यूज किया जाता है? एक तो वैदिक भाषा में यूज किया जाता है, दूसरा पाणिनीय व्याकरण जो कि उसके सूत्र है, तो उसमें एक धातु पाठ करके आता है। धातु पाठ यानी जो वर्बल रूट्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी लिस्ट दी गई है। तो पाणिनि के जो धातु पाठ है उसमें उन्होंने धातुओं के भी ये स्वर मार्किंग्स दिए गए हैं।
तो उन स्वर मार्किंग्स के आधार पर उस धातु का स्वरूप आपको समझ में आ जाता है, उस धातु को कौन से प्रत्यय लगाने हैं वो भी उसके स्वरों के ऊपर आधारित होता है। तो अगर आप वो स्वर जानते हैं तो आप तो ये भी जान सकते हैं कि उस धातु को किस प्रकार के प्रत्यय जोड़ने हैं। ओके, तो स्वरों का भाग पाणिनीय व्याकरण में भी आता है, बट बिना स्वर के भी आप वो अभ्यास कर सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ अगर आपने कुछ संस्कृत सीखा है तो आपको ये पता होगा कि धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं, परस्मय पद और आत्मनेय पद। हाँ, कुछ धातुओं को परस्मय पद के प्रत्यय लगते हैं, कुछ धातुओं को आत्मनेय पद के प्रत्यय लगते हैं और कुछ धातुओं को दोनों प्रत्यय लगते हैं। अब ये निर्धारित कैसे किया जाता है? तो नॉर्मल या बाय हार्ट करते हैं कि गमगच्छ धातु परस्मय पदी है, भू धातु परस्मय पदी है, शी धातु जो है वो आत्मनेपदी है, वृद्ध धातु जो है वो आत्मनेपदी है। तो ये सब आप बाय हार्ट करते हैं। पर इफ यू डोंट वांट टू बाय हार्ट, यू कैन स्ट्रेट अवे रेफर टू द धातु पार्ट और ये देखिए कि किस धातु में कौन से स्वर आए हैं। तो ऐसा नियम है उदाहरणार्थ कि अगर धातुओं में अनुदात्त स्वर आता है, अनुदात्त स्वर अगर होता है तो वो धातु आत्मनेपदी है। यदि धातु में नकार आता है, नकार बस सुनिए, कुछ लिखिए मत, बिकॉज लिखने के बाद मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज मैं आधा ही नियम आपको बता रही हूँ। कैन जस्ट लीव यू हाफ आवर, जस्ट गिव मी एन एग्जांपल। तो अगर धातु में नकार है, अनुदात्त स्वर है, तो धातु आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। अगर धातु में स्वरित स्वर है तो धातु को परस्मैपद आत्मनेपद दोनों लगते हैं। अगर धातु को इनके अलावा बचा हुआ जो स्वर आता है, उदात्त स्वर सपोज, तो धातु जो है वो इसे परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे। तो आत्मनेपदी प्रत्यय लगेंगे कि परस्मैपदी प्रत्यय लगेंगे, इसका निर्धारण भी धातु में स्वर है उसके आधार पर किया जाता है। पर जब आप एक बार धातु को प्रत्यय लगाते हैं और भाषा में लौकिक भाषा में उपयोग करते हैं तो उस स्वर का कोई महत्व नहीं रह जाता, बिकॉज इट्स पर्पज इज फुलफिल्ड। आपने ऑलरेडी प्रत्यय लगाया है तो यू डोंट हैव टू प्रोनाउंस द धातु दैट वे। समझ में आया? तो इन स्वरों का पाणिनीय व्याकरण में भी उन्होंने उपयोग किया है। ओके, समझ में आया? यस मैम। Any other doubt regarding this? Okay, I'll share this video also in the group ताकि आप सुन सकते हैं। Right? Okay. तो उदात्तः अनुदात्तः च स्वरितः च स्वराः त्रयः, ये एक हो गया। आगे की लाइन में कहा है ह्रस्वः दीर्घ प्लुतः इति कालतः नियमाः अचि। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वर के भेद थे, एक्सेंट के भेद थे, एक्सेंट के आधार पर किए गए भेद थे। अब काल के आधार पर किए गए भेद है। और अचि, अचि यानी अचो में, अच यानी वॉवेल्स, अच यानी अच ये प्रत्याहार है, जो हमने शुरुआत में माहेश्वर सूत्र देखे थे ना, ई उण रुल रुक ए ओम ऐ औच। तो ऐ औच इस सूत्र तक जो सारे वर्ण आते हैं उनको अच कहा जाता है, यानी सारे वॉवेल्स आते हैं। तो ये जो स्वर के भेद है या फिर काल के भेद है वो सिर्फ अचों में होते हैं, यानी सिर्फ वॉवेल्स में होते हैं। तो एक और भेद का प्रकार दिया है, वो है काल से भेद। काल यानी टाइम, ड्यूरेशन, किस ड्यूरेशन तक आप उस वर्ण का अथवा आप उस वॉवेल का उच्चार करते हैं, उसके आधार पर ये भेद बनाए हैं। 3 प्रकार के भेद है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसमें से ह्रस्व दीर्घ आपने सुने होंगे, प्लुत शायद नहीं सुना होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व यानी शॉर्ट वॉवेल, दीर्घ यानी लॉन्ग वॉवेल, प्लुत यानी प्रोलेटेड वॉवेल, PROLATED, प्रोलेटेड।
एक्स्ट्रा लॉन्ग, बेसिकली ज्यादा लंबा चलता है। ओके, ह्रस्व यानी उदाहरणार्थ अ, लिख के दिखाती हूँ, उच्चार करके भी दिखाती हूँ। ह्रस्व, ये हमने भेद देखे थे लास्ट टाइम, हमने when we counted the number of varnas in Sanskrit, right? तब भी देखे थे। अ, आ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अ इज ह्रस्व, आ इज दीर्घ एंड आ इज प्लुत। तो ये जो भेद है, अ का उच्चार करने में एकदम कम समय, आ का उच्चार करने में थोड़ा सा ज्यादा समय, और मैक्सिमम समय प्लुत आ का उच्चार करने में। दूसरा उदाहरण, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, ई प्लुत। ओके, तो ये है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत का उच्चार एग्जैक्टली कैसे करना है वो उन्होंने इसी इसी पाणिनीय शिक्षा में आगे दिया है, तो वो हम उस वक्त देखेंगे। ओके, उदात्त अनुदात्त स्वरित का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन कहीं भी नहीं दिया है, पाणिनीय व्याकरण में दिया है। मैं आपको सूत्र देती हूँ। पाणिनीय व्याकरण में उन्होंने सूत्र दिए हैं। हाँ, दिस इज इन रेफरेंस टू पाणिनीय व्याकरण। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, और यू कैन ऑल्सो रेफर टू सिद्धांत कौमुदी बिकॉज सूत्रस आर द सेम। ओके, तो उदात्त के लिए सूत्र है, ऊपर ही लिख देती हूँ जहाँ पे लिखा है। ओके, आई राइट इट हियर ओनली। See, I didn't tell you this before because it is not a part of पाणिनीय शिक्षा, but it is a part of पाणिनीय व्याकरण। शिक्षा में उन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया है, पर व्याकरण जो सूत्र दिए हैं उन्होंने बताया है। तो उदात्त का सूत्र है उच्चैरुदात्तः। उच्चैरुदात्तः यानी उच्चैहि उदात्तः। उच्च, उच्च, high does not refer to pitch. It just refers to the higher position of your oral organs। मुख में जो भाग है, जिस भाग का उच्चार कर रहे हैं, तो उस भाग का ऊपरी भाग का, उस भाग का जो ऊपरी पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ दैट पार्ट। सॉरी, कुछ पूछ रहे हैं आप? 505 लगा हुआ शायद। सॉरी, हेलो, Maybe he needs to be on mute actually, I guess. Yeah, just one second. उच्च ही, तो जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया वही ये सूत्र बता रहा है बेसिकली। यानी जिस भाग का उपयोग करके, उदाहरणार्थ अगर आप तालु का उपयोग करें तो तालु का सबसे ऊपरी भाग का उपयोग करके आप उदात्त वर्ण का उच्चार कर सकते हैं। अनुदात्त का सूत्र है नीचैर अनुदात्तः, यानी नीचैहि अनुदात्तः। जिस भाग का, उदाहरण तालु के सबसे नीचे का भाग। स्वरित यानी समाहारः स्वरितः, ये स्वरित का सूत्र है, समाहारः स्वरितः, यानी बिटवीन, कम्स इन बिटवीन उदात्त एंड अनुदात्त। ओके, तो ये पाणिनि ने दिए हुए सूत्र है जो उदात्त अनुदात्त और स्वरितों को डिफाइन करते हैं। बट सिर्फ ये देख के आप उच्चार नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना होगा, सुन के ट्रेनिंग लेना होगा। ओके, ऑलराइट, आगे जाते हैं अभी। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये काल के आधार पर किए गए विभाग है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत के बारे में आगे बताने वाले हैं। तो अब अगले श्लोक में वो गायन के जो स्वर है, सप्त स्वर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनका भी उदात्त अनुदात्त स्वरित ऐसा विभाजन होता है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं ये श्लोक। उदात्ते निषाद गांधारौ अनुदात्तौ ऋषभधैवतौ स्वरित प्रभवाः हि एते षड्ज मध्यम पंचमाः। तो जो सप्त स्वर है, सा रे ग म
प ध नी सा अथवा सारे गम पधनी, जो 7 स्वर है उनका भी उन्होंने यहाँ पे विभाजन करके दिया है कि कौन से उदात्त है, कौन से अनुदात्त है और कौन से स्वरित है। तो पहला आता है सा। सा यानी षड्ज। देखिए, षड्ज मध्यम पंचमाः स्वरित प्रभवाः। दूसरे में षड्ज मध्यम और पंचम यानी सा म और प, जो 3 स्वर है वो स्वरित है। ये तो पहले सा कहते हैं हम षड्ज। तो जो सा है वो सॉरी स्वरित बीच में होना चाहिए। हाँ, ओके। तो षड्ज जो है वो स्वरित है। फिर आगे है रे। रे यानी ऋषभ। ऋषभ दैवत यानी रे और ध, ये कैसे है? अनुदात्त है। तो ऋषभ जो है वो अनुदात्त है। फिर आता है ग। ग यानी गांधार, वो उदात्त है। निषाद, नी और ग जो है वो उदात्त है। म कहाँ पे देखा था? स्वरित। प यानी पंचम, वो भी स्वरित है। ध, ध कहाँ देखा था? ऋषभ दैवत, अनुदात्त, राइट? तो अनुदात्त। और नी जो है यानी निषाद जो है वो है उदात्त। ओके, तो ऐसे उनका उच्चार होता है 7 स्वरों का। सी एज यू कैन सी इट इज नॉट पिच, बिकॉज सा जो है वो लोअर पिच में होता है, नी जो है वो हायर पिच में होता है। सा रे ग म प ध नी, राइट? सो दिस एक्सेंट मार्किंग इज नॉट पिच। तो अगर आपने संगीत सीखा है तो आप ये शायद डिफरेंस मार्क कर सकते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का। आप एक ही पिच में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित तीनों प्रकार के स्वरों का उच्चार कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो 7 स्वर है उनका उच्चार कैसे होता है वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। आप षड्ज उदाहरणार्थ, यद्यपि उन्होंने स्वरित में कहा है, अब फिर भी उसका उच्चार उदात्त या अनुदात्त में कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ फर्दर मॉडिफिकेशन। बट बेसिक लेवल पे ये षड्ज स्वरित होता है, यानी षड्ज मध्यम पंचम ये स्वरित होते हैं, ऋषभ दैवत अनुदात्त होते हैं और गांधार निषाद ये उदात्त होते हैं एट अ बेसिक लेवल। आगे जाके आप इनका गायन करने में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फर्दर रूल्स। बट बेस लेवल पे उनके यही स्वर निश्चित है। ओके, इज दिस क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पर? आप प्लीज म्यूट करिए अपने आप को अगर डाउट नहीं है तो। ओके, तो यहाँ तक उन्होंने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित का विवरण किया है। उन्होंने यहाँ पे उसको डिफाइन नहीं किया है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को उन्होंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। मे बी दे हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, अथवा उसका डिस्क्राइब करना शायद डिफिकल्ट हुआ होगा उनके लिए, बिकॉज सुन के ही उच्चार करना होता है उसका। ऑलराइट, तो अब आगे जाते हैं। हाँ, अब अगला जो श्लोक है उसमें उन्होंने उच्चारण स्थान दिए हैं।
they have given a list of उच्चारण स्थान. अगला श्लोक 13 श्लोक पढ़ते हैं. अष्टौ स्थानानि, यानी 8 स्थान है, 8 उच्चारण स्थान है. ओके, इसके पहले ने स्वरतः भेद देखिए. 10वें श्लोक ने भेद बताया है. स्वरतः भेद, कालतः भेद. स्वरतः भेद 3 थे, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित. कालतः भेद भी 3 थे, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत. और अब स्थानतः भेद बताने जा रहे हैं. स्थान यानी उच्चारण स्थान, मुख के किस भाग का उपयोग करके आप कौन विशिष्ट वर्णों का उच्चार करते हैं, वो भाग. अष्टौ स्थानानि यानी 8 स्थान है वर्णा नाम, वर्णों के. कौन से 8 स्थान, उनकी लिस्ट दी है. पहला है उरह, उरस. ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैं ओके. तो उरस जो है उन्होंने लिटरल ट्रांसलेशन करके लंग्स हो जाता है. तो लंग्स यानी तो कंठ से भी नीचे का. पहला है उरस, दूसरा है कंठ. सबसे पहले कंठ देखते हैं. देखिए ये जो है ना वो कंठ है, ये भाग फेरिंग्स लिखा है ना, वो कंठ है. सो दिस पार्ट इज कंठ. फिर इसके नीचे का जो भाग है वो है उरस. तो उरस is roughly located in the chest or in the lungs. Okay? Basically कंठ के नीचे का भाग. फिर शिर, शिरः तथा. शिर का लिटरल अर्थ होता है सर, बट यहाँ पे मूर्धा ये अर्थ है. देखिए जो पैलेट लिखा है ना वो है शिर, यहाँ पे हमें मूर्धा ये अर्थ लेना है, मूर्धा. पाणिनीय व्याकरण में उन्होंने क्लियरली मूर्धा कहा है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता. और यहाँ पे उन्होंने शिरस शब्द के विविध अर्थ लिए है. कई जगह सर ये अर्थ होता है, कई जगह मूर्धा ये अर्थ होता है. तो यहाँ पे हम मूर्धा ये अर्थ लेने वाले हैं, बिकॉज वी कैन नॉट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन, राइट. यहाँ पे अर्थ होता है मूर्धा. सो दिस इज द पैलेट जो कहा है वो मूर्धा है. फिर अगला चौथा है जिह्वा मूलम. जिह्वा मूलम जो है वो यहाँ पे आता है. देखिए ये टंग है ना, रूट जो लिखा है, देखिए रूट ऑफ द टंग, दैट इज जिह्वा मूलम. जिह्वा मूलम. यहाँ पे जो ग्लॉटिस लिखा है ना वो, उसको भी आप उरस कह सकते हैं. यद्यपि उन्होंने यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन करके चेस्ट कहा है, लंग्स कहा है. आप ग्लॉटिस जो है वो कंठ के नीचे का भाग है, राइट. जिह्वा मूल के भी नीचे का भाग है, तो आप इसको उरस कह सकते हैं. ओके, तो कंठ हुआ, उरस हुआ, मूर्धा हुआ, जिह्वा मूल हुआ. आगे जाके वो कौन से वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान है वो बताने वाले हैं. तब हम आसानी से जान सकते हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट, क्योंकि तब हम प्रोनाउंस करके देखने वाले हैं. ओके. फिर दंता, तो सिंपल है. दंत यानी दांत. यहाँ पे ये जो है वो दांत है. हाँ, यहाँ पे ये वाले डेंटल्स कहाँ है, टीथ कहाँ है, तो ये दंत हो गए. फिर नासिका, ओष्ठौ. नासिका यानी नाक, नेजल कैविटी लिखा है, देखिए दैट इज नासिका. फिर ओष्ठ, ओष्ठ यानी ओठ, लिप्स, लेबियल लिखा है, दैट इज ओष्ठ. फिर तालु, तालु यानी यहाँ पे लिखा है, देखिए alveopalatus लिखा है. No, this is talu. Alveolar ridge is talu. This is talu, not the other. तो यहाँ पे 8 हमारे उच्चारण स्थान है. अब इस डायग्राम में आपको 8 छोड़ के और भी उच्चारण स्थान
दिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एल्वियोपेलेटल्स भी दिया है। तो संस्कृत के जो वर्ण है उनके उच्चार करने के लिए जो उच्चारण स्थान आवश्यक है वो 8 है। अगर कोई अन्य भाषा है उसमें कोई अन्य वर्ण है तो उनका उच्चारण स्थान भी अलग होगा। ओके, ये सिर्फ संस्कृत के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है। तो संस्कृत के वर्णों के आधार पर ये 8 उच्चारण स्थान उन्होंने दिए हैं। ओके, अगर आप इंग्लिश भाषा देखेंगे तो उसमें भी इतने सारे नहीं होंगे उच्चारण स्थान, उसके अलग उच्चारण स्थान होंगे या फिर इससे भी कम उच्चारण स्थान होंगे उसमें। तो ये 13वें श्लोक उन्होंने उच्चारण स्थानों की लिस्ट दी है। समझ में आया उच्चारण स्थान कौन से हैं? जी मैम। यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ पे सिर्फ उच्चारण स्थान दिए, इन उच्चारण स्थानों का के कौन से वर्ण है वो आगे देने वाले हैं। देखिए एक बात इसमें है पाणिनीय शिक्षा में कि उन्होंने एक फ्लो उतना मेंटेन नहीं किया है। मतलब एक टॉपिक किया फिर दूसरा टॉपिक फिर तीसरा टॉपिक, ऐसा उतना नहीं हुआ है। थोड़ा सा मिक्सचर है, थोड़ा सा जम्बलिंग अप है। ओके, तो जो अगला सूत्र आने वाला है, देखिए अब आइडियली क्या हो सकता था कि 13वें सूत्र में जिसमें उच्चारण स्थान दिए है तो अगले ही सूत्र में दे कुड हैव गिवन वर्णस ऑफ द रिस्पेक्टिव उच्चारण स्थान, बट वैसा नहीं किया है। वो 1-2 श्लोक छोड़कर उन्होंने आगे दिए है। अब 14वें सूत्र में और 15वें सूत्र में उन्होंने संधि की बात की है। संधि की कौन से संधि की? तो विसर्ग संधि की। So they are jumping from one topic to another topic. तो यहाँ पे उन्होंने संधि की बात की है। संधि यानी 2 शब्द जब एकत्र आते हैं, कैसे एकत्र आते हैं? यानी एक शब्द के तुरंत बाद आप दूसरे शब्द का उच्चार करते हैं या फिर एक वर्ण के तुरंत बाद आप दूसरे वर्ण का उच्चार करते हैं तो उन वर्णों के बीच कुछ चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को हम संधि कहते हैं। तो संधि जो है वो भी 3 प्रकार की होती है संस्कृत में। स्वर संधि अथवा अच संधि यानी वॉवेल से संबंधित संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि अथवा हल संधि यानी व्यंजनों से संबंधित संधि, संधि रिलेटेड टू कॉन्सोनेंट्स। तीसरी होती है विसर्ग संधि यानी विसर्ग से संबंधित संधि। ये 3 विभाग किए गए हैं, प्रत्येक विभाग के अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो इस श्लोक में 14वें श्लोक में विसर्ग संधि की बात की है उन्होंने। विसर्ग संधि के नियम नहीं बताए हैं। संधि के नियम बताना यानी इस वर्ण के बाद ये वर्ण आ जाए तो ये चेंजेस होते हैं। इकार के बाद अकार आ जाए, इकार के स्थान पर यकार होगा। तकार के बाद अकार आ जाए अथवा तकार के बाद कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी वॉवेल आ जाए तो तकार का दकार होगा। ये संधि के नियम होते हैं, इस प्रकार के होते हैं। और ये भाग व्याकरण का है, शिक्षा का भाग नहीं है। पर शिक्षा का भाग उच्चार से संबंधित है। तो यहाँ पे उच्चार के आधार पर उन्होंने ये बताया है 14वें श्लोक में कि विसर्ग संधि यानी विसर्ग जो है उसका संधि जब आप करते हैं तब उसका क्या क्या होता है, विसर्ग किन किन वर्णों में कन्वर्ट होता है संधि करते समय, ये उन्होंने 14वें श्लोक में बताया है। संधि करते समय विसर्ग की क्या गति होती है, गति ये शब्द का उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर 8 प्रकार के वर्ण आ सकते हैं। 8 प्रकार के वर्ण। तो वो उन्होंने इस श्लोक में बताए हैं, पढ़ते हैं। ओ भावः च विवृत्तिः च श श साहा रेफः एव च जिह्वामूलम् उपध्मा च गतिः अष्टविधा ऊष्मणः। ऊष्मणः यानी ऊष्मन का। अब ऊष्मन ये शब्द जो है ना उसके भी अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पे हमें ऊष्मन अथवा ऊष्मणः इसका अर्थ लेना है विसर्ग। ऊष्मन यानी इस विशिष्ट सूत्र में अर्थ है विसर्ग।
ऊष्मन इज इक्वल टू विसर्ग इन दिस पर्टिक्युलर श्लोक. ऊष्मणः यानी विसर्ग का, ऑफ एन ऊष्मन, ऑफ एन विसर्ग. अष्टविधा गति, 8 प्रकार की गति होती है. विसर्ग की 8 प्रकार की गति होती है. देयर आर 8 ways in which a विसर्ग कैन ट्रांसफॉर्म. पहला है ओ भाव. हम ये कंप्लीट करते हैं आज, चलेगा ना? एक श्लोक कंप्लीट हो जाएगा, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे. पहला ओ भाव. ओ भाव यानी ओकार. विसर्ग के स्थान पर आता है ओकार. ओ भाव यानी विसर्ग का होता है ओकार. उदाहरणार्थ देखिए, शिवः अधिक अर्चः. शिवः अधिक अर्चः. इस संधि में क्या होता है? अह जो है ना, उसका ओकार होता है, तो शिवो हो जाता है. शिवो अधिक अर्चः एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स शिवोर्चः. शिवोर्चः, इट बिकम्स शिवोर्चः. ओकार हुआ. तो ये हुई विसर्ग संधि जिसमें विसर्ग का ओकार हुआ. अब ये बस एक उदाहरण है. दूसरा उदाहरण हो सकता है शिवः वन्द्यः. इसका होता है शिवो वन्द्यः. सो यू कैन सी विसर्ग का ओकार हुआ है. अब ये जो शिवोर्चः रूप है ना, स्पेसिफिक रूप से, उसमें आप या तो इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर शिवोर्चः के बीच में एक अवग्रह ऐड कर सकते हैं. ओके, शिवोर्चः. ये अवग्रह क्यों आता है, किस प्रयोजन से आता है, वो हम अगले श्लोक में देखने वाले हैं. अवग्रह का संस्कृत भाषा में अथवा संस्कृत भाषा के व्याकरण में कहीं भी उल्लेख नहीं है, पर अवग्रह का एक छोटा सा महत्व होता है. अवग्रह इज जस्ट डिवाइस यूज्ड टू शो अ पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो उसके बारे में हम अगले श्लोक में डिस्कस करेंगे. बट अभी तक इतना जान लीजिए, दीज आर द 2 ways in which you can write a विसर्ग संधि. शिवोर्चः और शिवोर्चः, with अवग्रह और विदाउट अवग्रह. बोथ ऑफ देम मीन द सेम. उसमें उच्चार के दृष्टि से कोई भेद नहीं है. कुछ लोग कहते हैं कि अवग्रह डालने से आपको थोड़ा इलोंगेट करना है उच्चार. वैसी कोई बात नहीं है. आप दोनों का उच्चार सेम करना है. तो एक संधि है ओ भाव जिसमें विसर्ग का ओकार होता है. फिर दूसरा है विवृत्ति. विवृत्ति यानी विसर्ग का लोप हो जाता है. विसर्ग का लोप होना. उदाहरणार्थ रामः अधिक आयाति. इसमें बेसिक नियम यह है कि विसर्ग जो है ना, उसके तुरंत पहले एक स्वर आता है, तुरंत बाद में भी स्वर आ रहा है, तो विसर्ग को हटा देते हैं, उसका लोप कर देते हैं. तो इसका संधि हुआ राम आयाति. हुआ संधि हमारा राम आयाति. दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, कृष्णः अधिक एति. संधि करेंगे तो हो जाएगा कृष्ण एति. विसर्ग का लोप हुआ, हटा दिया. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पे हम सिर्फ विसर्ग के क्या क्या ट्रांसलेशन होते हैं वो देख रहे हैं. आपको नियम नहीं याद रखने यहाँ पे. सिर्फ इतना याद रखना कि कुछ संधि नियम में विसर्ग का ओकार होता है, कुछ में विवृत्ति होती है यानी उसका लोप हो जाता है. ओके, फिर तीसरा जो है वो क्या बताया है, श श स. ओके, श श स 3 अलग अलग है. हाँ, विसर्ग का एक में शकार होता है. उदाहरणार्थ रामः अधिक चिनोति. रामः अधिक चिनोति का संधि होगा रामश्चिनोति. ओके, रामश्चिनोति. विसर्ग का हुआ शकार. तो ये एक
प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन एक गति है। फिर श बताया है ना, चौथा प्रकार है जिसमें विसर्ग का षकार होता है। उदाहरणार्थ धनु अधिक टंकार, टंकार यानी उसकी ध्वनि होती है धनुष्य की। तो यहाँ पे धनु के बाद में जो विसर्ग है उसका षकार होने वाला है, धनुष्टंकार। यहाँ पे विसर्ग का षकार हो गया। फिर पांचवा जो है वो है सकार, विसर्ग का हो जाता है सकार संधि के कारण। उदाहरणार्थ मैं आपको यही का उदाहरण देती हूँ। पिछले श्लोक में हमने देखा था, आई थिंक 11वें श्लोक में, यस देखिए 11वें श्लोक में पहली जो लाइन है उदात्तः च, यहाँ पर भी विसर्ग का षकार हुआ है। अनुदात्तः च, अनुदात्तश्च, स्वरितः अधिक च, स्वरितश्च, स्वराः अधिक त्रयः, स्वरास्त्रयः। देखिए स्वराः अधिक त्रयः, इसमें विसर्ग का हो जाएगा सकार, तो स्वरास्त्रयः। फिर आगे क्या कहा है, जिह्वा मूल और उपधमानीय, ये हमने देखा है। हाँ, जिह्वा मूल उपधमानीय हमने ऑलरेडी देख लिया है। विसर्ग का जिह्वा मूलीय होता है, हाँ जिह्वा मूलीय। उदाहरणार्थ दुख शब्द है, दुख आप इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। दुख, विसर्ग का विसर्ग नहीं रह जाता, उसका हलंत ककार के सदृश उच्चार हो जाता है। फिर विसर्ग का उपधमानीय हो जाता है। जिह्वा मूलीय उपधमानीय के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, श्लोक भी देखा था आई थिंक उसके बारे में। इसका उदाहरण होगा, उदाहरणार्थ तप प्रभाव, तप का प्रभाव एक ही शब्द है, बीच में विसर्ग आया है, पर विसर्ग के बाद पकार आया है, तो आप इसका उच्चार करेंगे तप प्रभाव, तप प्रभाव इस प्रकार से। तो ये हुआ विसर्ग का उपधमानीय होना। जिह्वा मूलीय उपधमानीय सिमिलर दिखते हैं बट उसका उच्चार सिमिलर नहीं है। ओके, फिर आखिरी है, हाँ ओके मैंने एक मिस किया, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, रेफा मैंने मिस किया था, यहाँ पे लिख देती हूँ। 7th है जिह्वा मूलीय, 8th है उपधमानीय, 6th है रेफ। रेफ यानी रकार, जो विसर्ग का होता है रेफ। उदाहरणार्थ हरि ही अधिक इति, हरि अधिक इति, हरि रीति। ओके, हरि रीति, देखिए विसर्ग का हुआ है रेफ। वैसे ये श्लोक सिंपल है, बस इतना बताता है कि संधि करते समय विसर्ग में कितने कितने ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या गति होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने गति शब्द का प्रयोग किया है। विसर्ग की 8 प्रकार की गतियां हैं, 8 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला है ओ भाव यानी ओकार हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने उदाहरण दिए है, शिवः अर्चः शिवोर्चः। विवृत यानी लोप होना, रामः अधिक आयाति राम आयाति। फिर शकार हो जाता है जैसे रामश्चिनोति, शकार हो जाता है जैसे धनुष्टंकारः। सकार हो जाता है जैसे स्वरास्त्रयः, यहाँ पे अलग उदाहरण दिया है, सन्तः तरन्ति। फिर रेफ हो जाता है जैसे हरि ही गच्छति है, ये उदाहरण है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं प्रत्येक गति के लिए। हरिर गच्छति ये उन्होंने उदाहरण दिया है। फिर जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, रामक करोति ये जिह्वा मूलीय का उदाहरण है, यहाँ पे दिया गया वृक्ष फलति ये उपधमानीय का उदाहरण है। तो इस प्रकार से उन्होंने विसर्ग के 8 प्रकार की गतियां जो है उनके बारे में इसमें बताया। इसने क्यों बताया, क्योंकि वी नीड टू नो। देखिए शश रेफ जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, ये हमने वर्णों को काउंट करते समय भी देखे थे। तो उनका
पर्पस सिर्फ स्वतंत्र वर्ण नहीं बल्कि विसर्ग का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो वर्ण हो सकते हैं, ये बताने के लिए ये विशिष्ट सूत्र उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ऐसे संधि का जो टॉपिक है वो व्याकरण का है। ऑफ कोर्स व्याकरण और शिक्षा आर रिलेटेड, दे आर इंटरकनेक्टेड, बट संधि के नियमों का जो टॉपिक है वो दैट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू व्याकरण। बट फिर भी संधि यानी अल्टीमेटली क्या होता है संधि में, तो वो इट इज कनेक्टेड विथ वर्णस, तो इसलिए उन्होंने ये जो विशिष्ट भाग था विसर्ग से संबंधित वो उन्होंने इस श्लोक में एक्सप्लेन किया है। अब अगला जो श्लोक है 15वां, उसमें भी इसी के संदर्भ में बात की जाने वाली है, वो हम अगली बार देखेंगे। इसमें कोई डाउट है आपको? मैम एक क्वेश्चन है, जो आपने एग्जांपल दिया है सिक्स्थ टाइप की संधि का, उसमें रेफ लिखा था आपने। हाँ, रेफ और रकार सेम होते हैं। जनरली आप अवर्ण यानी जो वर्ण होते हैं उनको कहने के लिए, यानी अगर आपको त वर्ण कहना है तो आप तकार कहेंगे, सिर्फ त नहीं कहेंगे, आप तकार कहेंगे। अगर आप त कहेंगे तो क्या होता है उसमें अकार भी आ जाता है, राइट? हम तकार कहते हैं, तकार यानी हलंत त, धकार, शकार, मकार, सिमिलरली रकार होता है। बट रकार के लिए एक और शब्द है रेफ। ओके, तो रकार रेफ एक ही है, र वर्ण, हलंत र वर्ण इज रकार, और यू कैन आल्सो कॉल इट रेफ। ओके, अच्छा, और एक और क्वेश्चन है मैम। हाँ, थोड़ा सिली क्वेश्चन हो सकता है। नहीं पूछिए मैम। जैसे हलंत वाले हमारे जो वर्ण होते हैं जिसमें आकार नहीं होता है, हाँ, वो हम लोग आधा भी लिख सकते हैं, जैसे आधा शाह सा, वैसे ही लिखना होता है, वैसे ही लिखना होता है ना वो? हाँ, वैसे ही लिखना होता है, वैसे भी नहीं लिख सकते। हाँ, या तो हलंत के साथ लिखें या फिर उसे आधा लिखें, राइट? आधा इन द सेंस, ओके आप संयुक्त वर्ण की बात कर रहे हैं क्या? जी मैम। नहीं, वैसे देखिए वन सेकंड। जैसे आपने फॉर एग्जांपल रामश्चिनोति, फॉर एग्जांपल, तो ये जो श है वो आप ऐसे नहीं लिख सकते, वो आपको ऐसे ही लिखना होगा। ये शकार को जब आप दूसरे अन्य वर्ण से जोड़ते हैं तब आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से आप इस प्रकार से नहीं लिख सकते। हाँ मैम, या फिर जब ये संयुक्त है तब भी मैं उसे हलंत के साथ भी तो लिख सकता हूँ ना? ओके, वन सेक, इस प्रकार से देखिए, लिपि के कुछ नियम होते हैं। शकार अधिक चकार को श ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, अथवा श, इवन दिस इज रॉन्ग, दिस इज ओरिजिनल। द अधिक ध है तो इसी प्रकार लिखना चाहिए। ओके, तो इसके नियम है। दिस इज जस्ट व्हाट यू कैन से, दिस इज जस्ट अ मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी। What you are doing is you are just changing, you are just going away from the traditional way of writing. So just avoid doing that. आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, मैं खुद भी लिखती हूँ ऐसे, बुद्धि, but this is the better way of writing instead of this. Okay? समझ आया? Yes ma'am, exactly जो मैं क्वेश्चन था वो। Yeah. Thank you. Anything else? Just a quick one कि जो हेलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, आप जरा जी अब आ रही है? मैडम मुझे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। हरी शेते वो कहाँ आएगा, किसमें आएगा? हरी ही शेते। हाँ, हरी ही शेते, हरी ही शेते शकार में आएगा, शकार में, ये वाले शकार में। रामश्चिनोति वाला जो शकार है ना उसका उसमें ही आएगा, हरि ही अधिक शेते, हरिष्येते। अगर आपने संस्कृत सीखा है, अगर आपने विसर्ग संधि सीखी है तो उसका चैप्टर आपके पास बुक वगैरह है तो वो चैप्टर आप ओपन करके ये डिवीजन कर सकते हैं उसके उदाहरण। यू कैन ऐड मोर एग्जांपल्स टू दिस। या हरिष्यते इसमें आएगा। नमस्ते नमस्ते भी आएगा ना, नमस्ते हाँ, वो सकार में आएगा, पांचवे, नमः अधिकते नमस्ते, बराबर।
विसर्ग संधि बताइए, आगे क्या हल संधि अच संधि भी आएगी या सिर्फ इसमें विसर्ग संधि? नहीं, देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि इसलिए दी है क्योंकि ये एक विशिष्ट भाग है। विसर्ग का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उनको विशेष रूप से बताना है। अच संधि हल संधि में उतना बताने की उनको like they didn't find the need to mention अच संधि एंड हल संधि। वो व्याकरण के विषय, हाँ व्याकरण में आ जाएगा। Ma'am, in the Maheshwara Sutras, ha is coming twice. It comes in the 5th sutra as well as in the 14th sutra. Any reason for that? Yes, there is a reason. उसका संबंध व्याकरण से है। व्याकरण के नियम एक्सप्लेन करते समय उनको प्रत्याहारों की आवश्यकता होती है, यानी they need a group of foreigners in various rules to explain the meaning. तो उनको वंशिका में वो पेज ओपन करती माहेश्वर सूत्रों का, मैंने आई थिंक बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। ओके, सपोज उनको ऐसा कुछ प्रत्याहार बनाना है, उदाहरणार्थ ईण प्रत्याहार बनाना है, ईण प्रत्याहार। तो ऐसा कुछ नियम जो है वो ई उ रूल रू ए ओ ऐ औ हय वर ल इनको अप्लाई होता है। और उनको ऐसा भी एक नियम ऐड करना है जो शल प्रत्याहार को अप्लाई होता है, श श स और ह। ओके, तो अगर उन्होंने हकार एक ही जगह पे दिया होता तो उनको देखिए सपोज अगर यहाँ हल नहीं होता तो उनको श श स के नियम बताने समय शर ह च ऐसा उनको ह वर्ण एक्स्ट्रा मेंशन करना होगा। तो उनको ज्यादा कष्ट होंगे, ज्यादा वर्ण बढ़ेंगे। अगर हल यहाँ पे नहीं होता, हयवरट में हल नहीं होता, यहाँ पे हल होता तो शल प्रत्याहार तो बन जाता, पर इन प्रत्याहार में हकार न होने के कारण उनको यहाँ पर इन ह च ऐसा कुछ ऐड करना होता, ऐड करना पड़ता। तो ऐसे बहुत बार होता है जब ह वर्ण को आपको अ ई उ इन स्वरों के साथ ऐड करना होगा नियम में, अथवा श श स के साथ ऐड करना होगा। ऐसे बहुत सारे नियम है। तो इसी के कारण टू अवॉइड राइटिंग ह च एट मल्टीपल प्लेसेस उन्होंने माहेश्वर सूत्र में ही एक हल ये एक्स्ट्रा प्रत्याहार बना के उन्होंने ब्रेविटी साध्य की, अल्पाक्षरता साध्य की है। व्याकरण लिखते समय अथवा सूत्रों को लिखते समय देखिए सूत्र जो होते हैं उनकी एक विशिष्टता ये होती है कि मिनिमम वर्णों का उपयोग होना चाहिए, मिनिमम शब्दों का उपयोग होना चाहिए। तो शब्दों को मिनिमम रखने के लिए उन्होंने हकार का 2 बार उच्चार किया है, जिससे आगे जाके वो आसानी से प्रत्याहार बना सकते हैं। So that is why her comes twice. धन्यवाद। Anything else? मॅडम तुम्ही 11व्या श्लोकामध्ये प्रत्यय सांगितलं, जरा आणखीन सांगाल प्रत्ययाबद्दल? पुढच्या वेळेला सांगू? चालेल चालेल, थोडं जास्ती सांगावं लागेल तुम्हाला इंटरेस्ट। पुढच्या वेळेला एक 5-10 मिनिटं प्रत्ययाबद्दल सांगेन, मग आपण चालेल चालेल, आठवण करा फक्त। हा येस। Ma'am, what is the meaning of pratyahar? Is using pratyahar first? ओके, हाँ प्रत्याहार यानी शॉर्ट फॉर्म, Short. करना। हाँ, ये इतने सारे वर्ण है। फॉर एग्जाम्पल इन ई उ रूल रू ए ओ ऐ ओ हय वर ल इतने सारे वर्ण आपको शॉर्ट किए, Short. प्रत्याहार कहेंगे। प्रत्याहार इज बेसिकली शॉर्ट फॉर्म। प्रत्याह्रियन्ते ऐसा इसमें क्रियापद आता है, प्रत्याह्रियन्ते यानी शॉर्ट करना, शॉर्ट में बताना। हाँ One example. यही तो है ईण प्रत्याहार, अच भी एक प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों को लेके आप जो शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं उनको आप प्रत्याहार कहते हैं। Thank you, ma'am. हाँ, ओके, Yes, ma'am. Thank you. यस वेलकम। तो अब हम अगली बार मिलते हैं। अगली बार हम प्रत्यय का डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। थँक्यू। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।